नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका सुरता साहित्य की धरोहर के इस विशेष शनिवार सत्र में, जहां हम बात करते हैं लेखन की कला की, सृजन के रहस्यों की और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे शब्द भावना बनते हैं और भावना कविता। आज हम उस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हर कवि, हर रचनाकार और हर संवेदनशील मन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कविता के अवयव यानी वे तत्व जिनसे मिलकर कविता जन्म लेती है, जो उसे अर्थ देते हैं, सौंदर्य देते हैं और पाठक के मन में स्थायी अनुभव बनाते हैं। आज के इस एपिसोड में हम समझेंगे कविता के दो मुख्य पक्ष, भाव पक्ष और कला पक्ष, रस, कल्पना, कथ्य, भाषा शैली और अलंकार का महत्व, छंद और लय की भूमिका और डिजिटल युग 2025 में कविता की प्रासंगिकता। तो आइए शब्दों की इस साधना में डूबें और खोजें कि कविता सिर्फ लिखी नहीं जाती, जी जाती है, महसूस की जाती है और गाई जाती है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम कोई गाना सुन रहे होते हैं या सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए कोई दो चार लाइनें पढ़ते हैं और वो सीधे दिल में उतर जाती है। हाँ, बिल्कुल। और हम सोचते हैं, वाह क्या बात कह दी। पर ये जादू होता कैसे है? मतलब कुछ शब्द मिलकर इतनी गहरी फीलिंग कैसे जगा देते हैं? आज हम इसी राज को खोलने की कोशिश करेंगे। हमारे पास एक शो की स्क्रिप्ट है जिसका टाइटल है कविता के अवयव। हम इसे एक मैप की तरह इस्तेमाल करके ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी खुफिया सामग्री है जो शब्दों में जान डाल देती है। ये एक बहुत ही मजेदार खोज होने वाली है, क्योंकि ये जादू असल में एक बहुत ही खूबसूरत संतुलन का खेल है। संतुलन। हाँ। स्क्रिप्ट की शुरुआत में ही इस संतुलन के दो हिस्सों की बात की गई है। एक है भाव पक्ष, यानी कविता की आत्मा, उसका अंदरूनी एहसास। अच्छा। और दूसरा है कला पक्ष, मतलब उसे कहने का हुनर, उसका बाहरी ढांचा। ओके, तो क्या और कैसे? एकदम। एक बताता है कि कविता में क्या कहा जा रहा है और दूसरा ये कि उसे कैसे कहा जा रहा है। और असली कमाल तब होता है जब ये क्या और कैसे एक दूसरे में घुल जाते हैं। ठीक है, तो इसे खोलते हैं। चलिए पहले क्या पर आते हैं, यानी भाव पक्ष। स्क्रिप्ट कहती है कि ये कविता का दिल है, लेकिन भाव का मतलब सिर्फ इमोशनल होना तो नहीं होगा, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें और क्या क्या शामिल है? ये सिर्फ इमोशन से कहीं ज्यादा है। स्क्रिप्ट के मुताबिक इसमें सबसे पहली चीज है कथ्य और विचार दृष्टि। कथ्य मतलब सेंट्रल आइडिया। हाँ, कथ्य यानी वो सेंट्रल आइडिया जिस पर कविता टिकी है, कोई याद, कोई घटना, कोई सवाल। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है विचार दृष्टि, मतलब उसे देखने का नजरिया। हाँ, उसे देखने का आपका अनोखा नजरिया। जैसे बारिश का मौसम, यह तो एक बहुत कॉमन कथ्य है, लेकिन हर कोई इसे एक ही तरह से महसूस नहीं करता। ठीक पकड़ा। एक के लिए बारिश का मतलब प्रेमिका की याद हो सकता है, दूसरे के लिए बचपन की कागज की नाव, और किसी किसान के लिए ये उम्मीद की बूंदें। कथ्य एक ही है, बारिश, लेकिन तीन अलग अलग विचार दृष्टियों ने उसे तीन अलग कविताएं बना दिया। स्क्रिप्ट में एक बहुत खूबसूरत लाइन है, झड़ते बादलों की नर्म भुजाओं में मैंने तुम्हारा नाम लिखा। वाह। यहाँ कथ्य सिर्फ बारिश नहीं है, बल्कि बारिश के साथ जुड़ी हुई याद और प्यार है। वो नर्म भुजाएं कहना ही कवि की अपनी दृष्टि है। और इसी से जुड़ा है रस और भाव। ये शब्द तो हमने स्कूलों में बहुत सुने हैं, श्रृंगार रस, वीर रस। हाँ, है ना? लेकिन असल में इसका मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक फीलिंग का लेबल है? ये लेबल से कहीं ज्यादा गहरा है। रस एक पूरा अनुभव है जो कविता पढ़ने वाले के मन में पैदा होता है। और दिलचस्प बात यह है, जो स्क्रिप्ट भी इशारा करती है, कि आज के कवि सिर्फ एक रस में बंद कर नहीं रहते। अच्छा। वो रसों को मिलाते हैं। जैसे श्रृंगार रस की कविता में थोड़ी करुणा मिला दी, ताकि प्यार के साथ साथ उसे खोने का डर भी महसूस हो। बिल्कुल। या वीर रस की कविता में थोड़ा हास्य डाल दिया, ताकि वो सिर्फ भाषण न लगे। ये मिक्सिंग ही कविता को जिंदा और असली बनाती है। बिना सच्चे भाव के शब्द तो सिर्फ खोखले रह जाएंगे। तो मतलब दिल में एक मजबूत फीलिंग होनी चाहिए, एक अनोखा नजरिया होना चाहिए। लेकिन सिर्फ फीलिंग से तो काम नहीं चलेगा, है ना? उसे कहने का तरीका भी तो चाहिए, वरना हर किसी की डायरी एक कविता संग्रह होती। यहीं पर शायद वो चीजें आती हैं जिन्हें हम क्राफ्ट या कला पक्ष कहते हैं। एकदम सही सवाल। यही वो पुल है जो भाव को पाठक तक पहुंचाता है।
अगर भाव इंजन है तो कला पक्ष वो गाड़ी है जो उसे लेकर चलती है। और इस गाड़ी का सबसे जरूरी हिस्सा क्या है? भाषा शैली, यानी शब्दों का चुनाव। हाँ, क्योंकि कुछ कविताएं इतनी सरल भाषा में होती हैं जैसे कोई दोस्त बात कर रहा हो, और फिर भी गहरा असर करती हैं। सही बात है। और कुछ में इतने भारी शब्द होते हैं कि मतलब समझने के लिए डिक्शनरी खोलनी पड़ जाए। और दोनों का अपना मकसद हो सकता है, पर स्क्रिप्ट एक बहुत जरूरी बात कहती है, खासकर आज के डिजिटल दौर के बारे में। अटेंशन स्पैन। हाँ, जब लोगों का अटेंशन स्पैन कुछ सेकंड्स का है तो भाषा का सरल और सीधा होना बहुत मायने रखता है। इंस्टाग्राम पर जो छोटी छोटी कविताएं वायरल होती हैं, उनकी ताकत अक्सर उनकी सादगी में ही छिपी होती है। सही है, वो भारी भरकम शब्दों से नहीं बल्कि रोजमर्रा की भाषा से बड़ा असर पैदा करती हैं। बिल्कुल। और भाषा के साथ साथ आता है उसका संगीत, छंद और लय। मुझे लगता है कई लोग छंद का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है ये कोई बहुत मुश्किल गणित है। और कुछ हद तक ये सच भी है। पारंपरिक छंदों के अपने नियम हैं, अपनी माप तौल है, लेकिन स्क्रिप्ट एक बहुत अच्छी बात साफ करती है कि कविता का मतलब सिर्फ बंधे हुए छंद नहीं है। तो फिर आधुनिक कविता में मुक्त छंद का बहुत चलन है, जिसमें कोई तय मीटर नहीं होता, लेकिन फिर भी एक अंदरूनी लय होती है। स्क्रिप्ट में एक उदाहरण है, रात की चादर धीरे धीरे ओढ़ ली मैंने, तारों ने भी अपने अपने घर जला लिए। रुकिए, इसमें कोई तुकबंदी नहीं है, कोई तय मीटर नहीं है, पर जब मैं इसे पढ़ती हूँ तो एक ठहराव महसूस होता है, एक सांस लेने जैसी लय है इसमें। बिल्कुल, यही मुक्त छंद का जादू है। तारों ने भी अपने अपने घर जला लिए, ये लाइन आपको एक पल रुककर सोचने पर मजबूर करती है। हाँ, करती है। ये लय कानों से नहीं, सीधे एहसास से जुड़ती है। खासकर जब कविता सुनी जाती है, जैसे स्पोकन वर्ड परफॉर्मेंस में, तो ये सांसों वाली लय बहुत असर करती है। अच्छा, ये कविता को रटना नहीं बल्कि महसूस करना सिखाती है। ठीक है, तो हमारे पास सही फीलिंग है, उसे कहने के लिए सरल शब्द है और एक अंदरूनी लय भी है। इसके बाद स्क्रिप्ट में अलंकार का जिक्र है, जिन्हें भाषा के आभूषण कहा गया है। आभूषण। आभूषण, ये सुनकर मुझे थोड़ा शक होता है। क्या कभी कभी सबसे अच्छी कविताएं वो नहीं होती जो बिल्कुल कच्ची और बिना किसी सजावट के होती हैं? ऐसा लगता है जैसे उन्होंने कोई गहना पहना ही नहीं है। बहुत दिलचस्प सवाल है ये, और आप गलत नहीं है। स्क्रिप्ट भी इस बारे में चेतावनी देती है। अच्छा। अलंकारों का मतलब सिर्फ सजावट नहीं है। जब उनका सही इस्तेमाल हो तो वो सिर्फ सजाते नहीं बल्कि अर्थ को और गहरा करते हैं। कोई उदाहरण है? जैसे इस स्क्रिप्ट का उदाहरण है हृदय की कश्ती। यहाँ हृदय को कश्ती कहना सिर्फ एक सुंदर बात नहीं है, ये आपको महसूस कराता है कि दिल भावनाओं के समंदर में डूब भी सकता है, तैर भी सकता है, भटक भी सकता है। अच्छा, तो एक शब्द ने कितने सारे मतलब खोल दिए। हाँ, समझ गई। तो ये मेकअप नहीं है, ये एक्सरे जैसा है जो अंदर की बात दिखा दे, लेकिन ज्यादा इस्तेमाल से खतरा भी है। बिल्कुल, यही दूसरी सबसे बड़ी गलती है जो नए लिखने वाले करते हैं, अत्यधिक अलंकार। इतने मुश्किल रूपक और उपमाएं डाल देना कि असल बात ही खो जाए। कविता अपनी विद्वता दिखाने का मंच नहीं है। अगर पाठक को आपकी कविता समझने के लिए मेहनत करनी पड़ रही है तो आप एक लेखक के तौर पर कहीं ना कहीं नाकाम हो रहे हैं। तो शिल्प को हमेशा भाव का नौकर होना चाहिए, मालिक नहीं। क्या बात है, एकदम सही कहा। और कला पक्ष का आखिरी और शायद सबसे ताकतवर हिस्सा है बिंब और प्रतीक। ये मुझे हमेशा बहुत जादुई लगता है। ये जादुई है। बिंब यानी शब्दों से एक तस्वीर बनाना, एक मेंटल इमेज। हाँ, जब कवि लिखता है एक पुराना पेड़, उसकी छाल पर जीवन के नक्श, तो हमारे दिमाग में तुरंत एक झुर्रियों वाले बूढ़े पेड़ की तस्वीर बन जाती है। सही है, हमें पेड़ की उम्र महसूस होने लगती है। यही है बिंब की ताकत। और प्रतीक इससे एक कदम आगे है। हाँ, प्रतीक वो बिंब है जिसके साथ हमारा एक पूरा सांस्कृतिक इतिहास जुड़ा होता है। जब कोई कमल कहता है तो वो सिर्फ एक फूल की बात नहीं कर रहा, वो पवित्रता की बात कर रहा है, कीचड़ में खिलने की उम्मीद की। बिल्कुल, कबूतर सिर्फ एक पक्षी नहीं, शांति का दूत है। अच्छा, कवि जब इन प्रतीकों का इस्तेमाल करता है तो वो अपनी 2 लाइनों में सदियों की कहानियों का वजन डाल देता है। तो अगर हम इन सब चीजों को एक साथ देखें, भाव, कला, लय, बिंब, ये सब मिलकर कैसे काम करते हैं? ऐसा तो नहीं लगता कि कोई कवि चेकलिस्ट लेकर बैठता होगा कि चलो अब एक बिंब डालते हैं, अब थोड़ा रस मिलाते हैं। हाँ, बिल्कुल नहीं। ये एक साथ होने वाली प्रक्रिया है।
स्क्रिप्ट में एक बेहतरीन उदाहरण है इसे समझने के लिए। बताइए। सोचिए, एक बूढ़ी औरत सुबह अपनी खिड़की के पास बैठी चाय पी रही है और बाहर एक बच्चे को खेलते हुए देख रही है। ठीक है, ये एक सीन है, एक बिंब है। हाँ, अब यहाँ भाव पक्ष क्या हो सकता है? शायद वो अपने गुजरे हुए बचपन को याद कर रही है, या शायद अकेलापन। हाँ, या शायद अपने बेटे या बेटी को जो अब बड़े होकर दूर चले गए। तो मूल भाव है याद, अकेलापन या गुजरते वक्त का एहसास। और कला पक्ष इसे आवाज देगा। बिल्कुल, कला पक्ष तय करेगा कि ये कविता कैसी बनेगी। कवि शायद उस औरत के अकेलेपन को दिखाने के लिए छोटी छोटी रुकी रुकी सी पंक्तियों का इस्तेमाल करेगा। वो शायद उम्र की पतझड़ जैसा कोई रूपक इस्तेमाल कर सकता है। चाय का कप, खिड़की का शीशा, बाहर खेलता बच्चा, ये सब बिंब हैं जो उस भाव को और गहरा करेंगे। तो जब ये सब अकेलेपन का भाव, खिड़की का बिंब और रुकी हुई लय एक साथ मिलते हैं, तब वो जादू होता है जिसके बारे में हम शुरू में बात कर रहे थे। आप भाव और कला को अलग कर ही नहीं सकते। ये बात आज के दौर में और भी सच लगती है, जहां माध्यम बदल रहा है। स्क्रिप्ट 2025 के डिजिटल संदर्भ की बात करती है। इंस्टाग्राम, स्पोकन वर्ड, क्या यहाँ भी यही नियम लागू होते हैं? नियम वही हैं, बस खेलने का तरीका बदल गया है। स्रोत कहता है कि मूल तत्व वही हैं, लेकिन माध्यम बदलने से कुछ तत्वों पर जोर बढ़ जाता है। जैसे स्पोकन वर्ड या पॉडकास्ट में जहां सिर्फ आवाज है, वहां लय, शब्दों का उतार चढ़ाव और ध्वनि का महत्व सबसे ज्यादा हो जाता है। आपकी आवाज ही माहौल बनाती है। और इंस्टाग्राम या वीडियो पोएम्स में जहां विजुअल भी है, वहां बिंब और प्रतीक और ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। आप शब्दों के साथ साथ एक तस्वीर या वीडियो भी दिखा रहे हैं। अच्छा, तो टूटी खिड़की लिखने के साथ साथ आप उसे दिखा भी सकते हैं, जिससे उसका असर दुगना हो जाता है। तो मूल अवयव वही है, बस उनका इस्तेमाल करने का कैनवस बदल गया है। तो जो लोग सुन रहे हैं और खुद कुछ लिखना चाहते हैं, उनके लिए स्क्रिप्ट कुछ आम गलतियों के बारे में बताती है। एक तो हमने बात की बहुत ज्यादा अलंकार इस्तेमाल करना। हाँ। और कौन सी बड़ी गलतियां हैं जिनसे बचना चाहिए? 2 और बड़ी गलतियां बताई गई हैं। पहली है भाव की कमी। मतलब? ये तब होता है जब कोई सिर्फ सुंदर सुंदर भारी भरकम शब्द लिखता है क्योंकि उसे लगता है कि यही कविता है, लेकिन अगर उसमें कोई सच्ची अपनी महसूस की भी भावना नहीं है तो वो कविता एक सुंदर शरीर की तरह है जिसमें आत्मा ही नहीं है। वो किसी को छू नहीं सकती। बिल्कुल। और दूसरी, मैंने भी ये गलती शायद कॉलेज में की है, हम सब ने की है, वो है घिसी पिटी बातों या क्लीशे का प्रयोग। अच्छा, क्लीशे। हाँ, यानी ऐसे बिंब और प्रतीक इस्तेमाल करना जो हजारों बार इस्तेमाल हो चुके हैं। टूटा दिल, अंधेरी रात, अकेला चांद। जब पाठक इन्हें पढ़ता है तो उसे कुछ नया महसूस नहीं होता, क्योंकि ये बातें इतनी बार कही जा चुकी हैं कि अपना असर खो चुकी हैं। सही बात है। तो फिर समाधान क्या है? अगर कोई शुरू कर रहा है तो उसे क्या करना चाहिए? समाधान बहुत सरल है पर मुश्किल भी। पहला, वो लिखें जो आपने सच में महसूस किया है, जो आपका अपना अनुभव है, नकल मत करिए। दूसरा, भाषा को सरल और ईमानदार रखें। और तीसरा और सबसे जरूरी, अपनी कविता को लिखने के बाद बार बार जोर से पढ़ें। जोर से क्यों? जब आप उसे पढ़ते हैं तो आपको उसकी लय खुद महसूस होती है। आपको पता चलता है कि कहाँ कोई शब्द खटक रहा है या कहाँ बात साफ नहीं हो रही। पढ़ना ही सबसे अच्छा एडिटर है। तो इस पूरी बातचीत का सार यही है कि कविता कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि दिल की बात को हुनर से कहने का नाम है। हाँ। भाव उसकी आत्मा है और शिल्प उसका शरीर, और ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। मंच बदल सकते हैं, तकनीक बदल सकती है, लेकिन एक सच्ची भावना को खूबसूरती से कहने की जरूरत हमेशा रहेगी। बिल्कुल। और यह हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। क्या? स्क्रिप्ट में नए लिखने वालों के लिए एक अभ्यास सुझाया गया है। एक भाव जैसे अकेलापन और एक बिंब जैसे खाली कुर्सी चुनकर कुछ पंक्तियां लिखना। ये एक बेहतरीन तरीका है शुरू करने का। हाँ, ये अच्छा है। लेकिन सोचने वाली बात यह है, आज के इस दौर में जहां हर चीज को तुरंत शेयर किया जाता है और लाइक्स और शेयर्स उसकी कीमत तय होती है, क्या यह दबाव कवियों को प्रभावित कर रहा है? क्या कवि अब वो भाव और शिल्प चुन रहे हैं जो वायरल होने की संभावना रखते हैं? क्या मंच खुद कविता की आत्मा को एक नया आकार दे रहा है? मित्रों, यह था आज का सत्र कविता के अवयव। आशा है कि आज की चर्चा ने कविता को देखने, सुनने और लिखने का एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया होगा। याद रखिए, भाव और शिल्प दोनों ही कविता के 2 पंख हैं। एक पंख से उड़ान नहीं भरी जा सकती। सृजन एक साधना है
और अभ्यास से ही शब्दों की रोशनी चमकती है। आपसे निवेदन है, आज सुनने के बाद 2 या 4 पंक्तियां लिखने का प्रयास करें और यदि चाहें तो उन्हें हमारे शो पर भेजें। कुछ चुनिंदा रचनाएं हम अगले एपिसोड में पढ़ेंगे और उन पर चर्चा करेंगे। अगले शनिवार हम मिलेंगे एक नए और महत्वपूर्ण विषय के साथ। छंद और मुक्तछंद, कविता के 2 स्वरूप और उनकी रचना प्रक्रिया। तब तक के लिए सृजन करते रहिए, संवेदनशील बने रहिए और शब्दों की ज्योति से अपने मन को प्रकाशित रखिए। धन्यवाद। जय साहित्य, जय सुरता।